ख़वातीन और हज़रात, and I welcome you all to the budget special live transmission of Sama Money with ग़ज़ाल। 10 जून को इंतहाई इंपॉर्टेंट चीज़ होने वाली है, हमारा बजट आने वाला है और हमारी कोशिश होगी कि तब तक इस सिलसिले को बरकरार रखें। जैसे जैसे बजट के करीब पहुंचते जाएंगे कोशिश करेंगे कि हर एक चीज़ को बजट की ज़रा सिंप्लीफाई करके आपके सामने रखा जाए कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, कुछ हो भी रहा है या नहीं। इस दौरान हमारी इस लाइव ट्रांसमिशन में हमारे साथ जुड़े होंगे हमारे स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट्स, हमारे सीनियर एनालिस्ट अभी भी मेरे साथ मौजूद हैं। जुल्फ़िकार अली महतू साहब हमारे अपने समा टीवी के सीनियर एनालिस्ट हैं, स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट हैं। महतू साहब बहुत बहुत शुक्रिया, वेलकम। महतू साहब, बिफोर वी इवन गेट टू द अपकमिंग बजट, उससे पहले मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा हम डिस्कस करें जो पिछले साल की, इस फिस्कल ईयर की हमारी जो परफॉर्मेंस रही है, उसको हमारी इकॉनमी कहाँ खड़ी है, क्या स्टेप्स लिए हैं, कहाँ जा रहे हैं हम। देखिए ग़ज़ाल, जो चीज़ें बेहतर हुई हैं वो आपको सामने ही नज़र आ रहा है कि उसमें सबसे बड़ी चीज़ जो होती है, जिसका हमें हमेशा से फ़िक्र रहती है, वो होता है करंट अकाउंट बिल्कुल बैलेंस। तो करंट अकाउंट बैलेंस जो है वो हमारा बहुत बेहतर हुआ है। जो अभी फिगर जो है वो पिछले साल, अगर आप अप्रैल तक की, जुलाई अप्रैल का देखें तो पिछले साल हमें 1.3 अरब डॉलर का खसारा था, लेकिन इस साल हम 1.9 बिलियन डॉलर के प्रॉफिट में यानी प्लस में आ गए हैं। ठीक है, तो ये एक बड़ी डेवलपमेंट है जिसको हम कहेंगे। इसके अंदर जो सबसे बड़ी कंट्रीब्यूशन है वो जो पाकिस्तान के जो पाकिस्तानी बैरून मुल्क मुकीम है, जिसको एक्सपैट्रिएट्स कहते हैं, तो उनकी बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है। पिछले साल उन्होंने अप्रैल तक 23.9 अरब डॉलर भेजे थे और इस साल उन्होंने इसको बढ़ा के जो है वो 31.2 अरब डॉलर पे। रेमिटेंसेस हमारा बहुत अच्छा हो गया। बिल्कुल। अच्छा, लेकिन साथ में जो दूसरी चीज़ इसमें होती है वो होती है एक्सपोर्ट्स। पिछले साल एक्सपोर्ट्स इस अरसे में थी 25.53 अरब डॉलर की, इस साल है 27.28 अरब डॉलर की, 6.8% इसमें भी ग्रोथ है। तो यानी एक्सटर्नल सेक्टर में हमें दोनों तरफ से ही एक प्लस पॉइंट मिला, इसके बावजूद कि पाकिस्तान के मुल्की हालात, पॉलिटिकल जो इस्तेहकाम था वो नहीं था, दहशतगर्दी का बहुत बड़ा सामना था। तो ये सारी सूरत उसके बावजूद है, तो मैं समझता हूँ ये बड़ी पॉजिटिव डेवलपमेंट है। दूसरा, अगर आप इन्फ्लेशन को देखें तो इन्फ्लेशन पिछले साल 22% थी इस अरसे में, और अब ये कम होकर 11% पे आ गई है। तो बीच में ऐसे महीने भी आए जब 0.7% भी रही। तो लेकिन ये 11% का मतलब ये कि 50% हम इसमें हम कमी में सॉरी इन्फ्लेशन से 17.3% और 0.3% अभी जो चल रही है जी। तो ये एक बहुत बड़ी एक डेवलपमेंट है। जो मैं आपको पहले रेट बता रहा था वो 22% पॉलिसी रेट थे, तो पॉलिसी रेट 22% से 11% पे आ गए। तो ये एक बहुत बड़ी पॉजिटिव डेवलपमेंट्स है इस साल की जो हमें नज़र आ रही है। लेकिन जो चैलेंजेस है अगले साल जी, वो सबसे बड़ा चैलेंज तो ये है कि जिस तरह से आपने देखा कि मई के महीने में और अप्रैल 22 के बाद की जो सूरत हाल पाकिस्तान की डिफेंस के हवाले से रही, जो इंडिया ने एक एग्रेशन किया, पाकिस्तान ने उसका जवाब दिया, तो यकीनन इंडिया जो है वो अब जिस एक ज़हनी मर्ज़ में मुब्तला है कि उसने पाकिस्तान को फतह करना है और पाकिस्तान को मिटा देना, खुदा न खास्ता, तो उसके लिए हमें तैयारी भी करनी है। बिल्कुल। तो इसके लिए तैयारी का मतलब ये है कि हमें अब अपग्रेड करना पड़ेगा अपनी कन्वेंशनल इक्विपमेंट को, यानी हमें J-35 भी लेने पड़ेंगे, PL-17 भी लेना पड़ेगा, चाइना से हमारे दोस्त हैं। तो ये 1.5 से 2 अरब डॉलर का बंदोबस्त हमें डिफेंस बजट के लिए यानी डेवलपमेंट के लिए करना पड़ेगा। मैं तो सब सुनने में आ रहा था 18% इंक्रीज हो रहा है डिफेंस बजट में। देखिए डेवलपमेंट देखिए इसमें के अंदर जो है ना 18% की तो ये प्रपोजल नज़र आ रही है, लेकिन मेरे ख्याल में ये 12 से 13% इंक्रीज होगा। ठीक है। और 12 से 13% के इंक्रीज का मतलब ये है कि कोई 270 से 300 अरब रुपए का इसमें इजाफा आएगा। तो ये 2414 अरब रुपए का फिगर जो है वो मुझे नज़र आ रहा है कि ये 2400 प्लस का बजट होगा इस बार। ठीक है। अच्छा, मैं तो साहब कल मैं फ़ारूक सलीम साहब से बात कर रहा था, तो वो भी यही कह रहे थे कि हमारे इधर आवाम बड़ी दफ़ा उनको लगता है कि मिलिट्री डिफेंस बजट जो है ना हमारा वो बहुत ज़्यादा है, लेकिन उसको अगर हम कंपेयर करें दूसरे कंट्री से और पर पर्सनल अगर हम उसको डिवाइड करें तो वो हमारा सबसे कम है, और फिर भी हम इतनी कम रिसोर्सेज के बावजूद इतना कुछ कर दिखाते हैं। अभी रिसेंट ये इंडिया के साथ जो हमारा कॉन्फ्लिक्ट चला उसमें भी हमने देखा, उसके बाद ये जो इंक्रीज आ रहा है ये इट्स क्वाइट जस्टिफाइड। ये बस बिल्कुल इसमें कोई मसला नहीं है। देखिए पाकिस्तान किसी, अगर वो हिंदुस्तान ये समझता ना कि पाकिस्तान किसी प्रॉब्लम में है, तो ऐसी बात नहीं है। हमने ये जो 1.5-2 बिलियन डॉलर का जो करना है, 100 पाक रुपी में 500-600 अरब समझिए आप हमें चाहिए, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो 60-70 अरब डॉलर का इम्पोर्ट है उसको हम 3% कम कर दें तो हमारे ये पैसे पूरे हो जाते हैं। कोई मसला नहीं है। अगर हम बड़ी बड़ी कारों की इंपोर्ट बंद कर दें
सिर्फ इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल को मंगवाएं, जो प्रोडक्टिविटी देने वाले सेक्टर्स हैं उनका रॉ मटेरियल आने दें, और जो खाम खा की याशी है जो पाकिस्तान अफोर्ड नहीं करता इस वक्त, वो कम कर दें। और दूसरा ये कि आपका जो डेवलपमेंट का बजट है ना, 2500 अरब रुपए इस साल खर्च होंगे तकरीबन, सूबे और वफाक मिल के खर्च करेंगे। अब उसके अंदर आप अंधाधुंध देखें सड़कें बन रही हैं 800-900 अरब रुपए की, तो ये ज़रूरत नहीं है। तो अगर हम इसको स्क्वीज़ करके 1500 अरब रुपए तक लिए हैं तो 1000 अरब रुपए तो हमें उधर से मिल जाता है। तो मसला हमारे लिए डिफेंस को स्पेंडिंग के लिए जो पैसे देने वो दे सकते हैं, हमको इतना बड़ा मसला नहीं होगा। और इन्फ्लेशन रेट हमारा जो कम है, अगर आप इंटरेस्ट रेट एक और मजीद कम कर दें तो 500-600 अरब से मिल जाता है। यानी आपने जो डेट सर्विसिंग गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने करनी है उसके अंदर भी एक बचत आ जाएगी। तो ये पैसे कोई मुश्किल नहीं होगा मेरे ख्याल में। और एक और बार ये देखिए, फारूक सलीम साहब के बार बार रेफरेंसेस आई जा रहे हैं, क्योंकि अभी रिसेंटली मैंने उनसे बात हुई, उन्होंने एक और चीज़ कही थी जिसका आपने भी अभी जिक्र किया कि बड़े लोगों को लगता है, उनका ये कहना था, मैं उनको कोट कर रहा हूँ, कि बड़े लोगों को लगता है कि टैक्स नेट को एक्सपैंड करने पे ज़्यादा फोकस होना चाहिए। उनका कहना था ज़्यादा फोकस, आपका जो असल प्रॉब्लम है वो है गवर्नमेंट के एक्सपेंसेस, उनके जो अखराजात हैं उन पे वो फोकस लगा रहे हैं। उनके अखराजात वो पहले रखते हैं, फिर उसके बाद में बजट बनाते हैं, भाई हमारी कमाई इतनी है, लेकिन सबसे पहले उनके अखराजात आ जाते हैं। ये बात सही है। देखिए, लेकिन आपको एक IMF की मैं आपको फिगर कोट करने लगा हूँ। IMF ये कहता है कि पाकिस्तान के अंदर इस साल जो बजट खसारा है वो उन्होंने जो टारगेट किया हुआ था वो 7344 अरब था जी, लेकिन वो होगा 6486 अरब। तो यानी इसका आप देखिए कि जो 6% ऑफ द जीडीपी रखा था वो 5.6% ऑफ द जीडीपी पे आ जाएगा। अब ये हुआ कैसे है? इसमें हुआ ये कि जो गवर्नमेंट के अखराजात थे, खासतौर पे ये जो मैं आपको कह रहा हूँ डेट सर्विसिंग के अखराजात, जब ये शरह सूद कम हुई है ना, तो उसकी डेट सर्विसिंग भी कम हुई है। तो उसके लिए 1132 अरब रुपए का खर्चा कम हुआ है गवर्नमेंट पाकिस्तान का। ये मैं आपको ऑफिशियल फिगर बता रहा हूँ, IMF कह रहा है। और इसमें जो हमारा एक और एज आया वो नॉन टैक्स रेवेन्यू बढ़ा है 1614 अरब रुपए, जो बढ़ जाएगा ये 30 जून तक। और इंटरेस्ट रेट की कमी से जो बचत की मैं बात करूँ 914 अरब रुपए की हमें बचत होगी। ये जो इंटरेस्ट रेट 22% से 11% पे आए हैं, तो ये सारी चीज़ें मिला जुला के खर्चा तो उनका कम हो गया है। लेकिन हमें प्रॉब्लम यहाँ पे आती है कि हमने क्या, जो पहले से लोग हैं उन्हीं को पकड़ के हमने मजीद निचोड़ना है। यानी तनख्वाहदार तबके के ऊपर जो आप इतने बड़े टैक्सेस हैं उनको आपने रिलीफ देना है। गवर्नमेंट कह रही है हम देंगे बिल्कुल देंगे, लेकिन आपके 2 सेक्टर ऐसे हैं गजाल कि जिनको हमने मुकद्दस गाय बना रखा है। बिल्कुल ठीक है, ये मुकद्दस गाय जो है ना, ये चलेगा नहीं काम। अब आप देखें कि ये जो हमारा एक फिगर मैं आपको देता हूँ, एग्रीकल्चर का जो हमारा सेक्टर है, इसका GDP में शेयर है 9602 अरब रुपए। और ये टैक्स कितना देता है? ये सारा जो 9000 अरब रुपए की GDP कंट्रीब्यूशन कर रहा है, कमाई कर रहा है ना, ये सारे इसके अंदर सारा कुछ उसकी आउटपुट है। बिल्कुल है। अच्छा, अब अगर इसकी इनकम आप जो इनकम नेट इनकम जनरेट होती है उसके ऊपर टैक्स नहीं लगना। यानी मैं तनख्वाहदार हो गए, आप हो गए, बाकी तमाम लोग टैक्सेस दे रहे हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट दे रहे हैं, तो सभी दे रहे हैं, मैन्युफैक्चरर्स दे रहे हैं। तो ये यानी ये पूरे मुल्क से 9000 अरब रुपए की प्लस की कंट्रीब्यूशन के बावजूद पूरे मुल्क से 5 से 6 अरब रुपए का इनकम टैक्स आता है। इसके अंदर जो पोटेंशियल पार्ट कहता है कि पार्ट, ये स्टडी हुई लेटेस्ट, वो कहता है कि 880 अरब रुपए का पोटेंशियल है इनकम टैक्स का, एग्रीकल्चर इनकम टैक्स है पाकिस्तान में। तो मैं समझता हूँ कि अगले साल इनको नेट में लाना चाहिए। और दूसरा जो मैं आपको, जो रिटेलर और परचून फरोश है पाकिस्तान के, ये जो 40-15, ये भी सेक्रेट गाँव बनी। अब इसको आप देखें कि इनका जो शेयर है होलसेल और परचून का, ये आप हैरान होंगे कि ये तकरीबन 7266 अरब, और इस साल ये 7276 अरब, 7276 अरब रुपए का टैक्स का इनका GDP में कंट्रीब्यूशन है। और कंट्रीब्यूशन के बावजूद जो टैक्स है वो सुना है कि 30-35 अरब रुपए इन्होंने टोटल दिया ये ताजरों ने। अब ये जो चीज़ें हैं ना, ये पाकिस्तान को पीछे ले जा रही हैं और पहले से टैक्स नेट में फंसे हुए तबके को मजीद मार रही है। तो अगर इनके ऊपर आप हाथी का पाँव मजीद रख देंगे तो वो तो बचेंगे नहीं, फिर कहाँ से टैक्स लेंगे आप? मैं तो साहब इसी बात पे ना, पिछले साल भी मैं यहाँ रोज बैठा हम यही बात करते थे। हमें पता है अयूब खान के ज़माने से ये नारे चल रहे हैं जी कि हमने टैक्स नेट को एक्सपैंड करना है, हम इसको लेके आएंगे टैक्स नेट में, उसको लेके आएंगे, लेकिन नहीं लाया जा रहा। क्यों? क्योंकि बड़ी वजूहात। ये जो 2 मैंने आपको सेक्टर बताए हैं ना, होलसेल एंड ट्रेड और एग्रीकल्चर, ये मतलब अब वो आप देखें असम्बलियाँ सारी तो एग्रीकल्चर इससे भरी पड़ी हैं। फ्यूडल्स हैं या जिम्मेदार हैं, छोटे किसान तो कोई नहीं है, बाकी सारे ये मिड लेवल के जिम्मेदार हैं वहाँ पे।
तो ये लोग क्यों टैक्स नहीं देते? यानी ये कहते हैं जी हमसे अब से लोगों को ये बेवकूफ़ बनाया जाता है कि जी के हम तो बड़े टैक्स देते हैं, हमारी खाद पे टैक्स है, हमारी पेस्टिसाइड पे टैक्स है, हमारी बिजली पे टैक्स है, फला। भाई ये वो सारा टैक्स है जो आप मुझे इंडायरेक्ट टैक्सेशन पास ऑन वैसे कंज्यूमर कर देते हैं। आपको जो इनकम टैक्स जो आपको इनकम होती है उसका आपने कोई टैक्स नहीं देना। यानी ये एक बड़ी ज्यादती वाली बात है। और दूसरा मैं आपको एक बैरोमीटर बताता हूँ जी, आप चेक कर लीजिए इसको कि रूरल एरियाज में 4000 सीसी से ऊपर कितनी गाड़ियाँ रजिस्टर्ड हुई हैं और अर्बन एरियाज में कितनी हुई। सारी गेम खुल जाएगी। कोको कोला की बोतलें रूरल एरिया में कितनी बिक रही हैं, यहाँ कितनी बिक रही हैं। रूरल एरियाज के कनेक्शंस के बिल जो है मोबाइल फ़ोन के वो चेक कर लें और शहरों वालों के चेक कर लें। यानी ये वो बैरोमीटर्स हैं जो बिल्कुल सामने है। शहरों में अर्बन एरियाज में शायद लोग ज़्यादा कॉर्पोरेट सेक्टर से लोग हैं या कारोबारी लोग हैं या मुलाजमीन हैं, उनके शायद ज़्यादा भी हों। लेकिन ये जो बड़ी गाड़ियाँ हैं इनकी रजिस्ट्रेशन रूरल एरियाज में क्या कर रही है? अगर वहाँ गुर्बत है तो गरीब तो चंद वो नीचे वाले तो गरीब होते ही हैं, लेकिन ये जो बड़ी बड़ी कमाइयों वाले हैं ये भी कहते हैं इनकम टैक्स हम पे नहीं लग रही। ये किसान का नाम लेके एक्सप्लॉइट करते हैं। जो किसान है 12.5 एकड़ तक है या 10 एकड़ तक है उसको आप टैक्स ना लें। 5 एकड़ वाले को तो बिल्कुल ना छेड़े। अगर उससे ऊपर लेना भी है तो यार जितनी इनकम उतना ही टैक्स देना ना। प्रॉपर सिस्टम बनाए ना, बस सिस्टम में ना जितना आपकी इनकम होगी उतना आप टैक्स देते हैं जितना दूसरे लोग देते हैं। लेकिन नहीं तो बनाएंगे तो नहीं क्योंकि भाई चलेगा। उनको छेड़ेंगे तो पूरी गवर्नमेंट हिल जाएगी, उनको मिर्चें लगेंगी। मैं तो साहब इसी बात में कह रहा हूँ, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक आ गया। अब हमारे साथ शकील अहमद साहब मौजूद हैं इस्लामाबाद से, हमारे स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट। थोड़ी उनसे भी बात करते हैं। शकील साहब कैसे हैं आप? जी बहुत शुक्रिया गजाल, कैसे हैं आप? ठीक है, बेहतरीन बेहतरीन। आई एम श्योर आपने अभी की हमारी ये गुफ्तगू सुनी होगी और आपको याद आ रहा होगा कि पिछले साल भी हम यहीं पे बैठे यही बातें कर रहे थे। साल ता साल लगातार बार बार एक ही बात होती है कि टैक्स नेट को हमने एक्सपैंड करना है। ये सेक्टर्स हैं जो हमें पता है लैग कर रहे हैं, टैक्स कंट्रीब्यूशन वहाँ से नहीं आ रही, लेकिन फिर भी नहीं लाया जाता। वो जो बड़ी बड़ी काली भेड़ें हैं वो वैसे ही टांग पे टांग रख के मजे कर रही हैं और सारा का सारा लोड जो है एक सेगमेंट पे आ जाता है और उसी को निचोड़ा जा रहा है। बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा गजाल। बेसिकली इकोनॉमिक इंडिकेटर्स कुछ इंप्रूव जरूर हुए हैं, लेकिन पाकिस्तान के जो मसाइल है ना वो बेसिकली क्रॉनिक हैं। कई साल से वही मसाइल हैं, IMF के साथ वही डिस्कशंस हो रही हैं। आपका रेमिटेंसेस ठीक है थोड़ी बढ़ गई हैं, आपकी एक्सपोर्ट्स जो है पिछले साल से कुछ बेहतर हैं, लेकिन आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो स्टेगनेंट है। आप देखें फिगर्स उठा के पिछले कई सालों से हम $1.5-2 बिलियन $2 बिलियन से ऊपर जा ही नहीं रहे। इंसेंटिवाइज नहीं करना ना जी। जो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है वो आना जरूरी है, आपको एक्सपोर्ट्स बढ़ाना जरूरी है। उड़ान पाकिस्तान के तहत एक प्लान दिया हुआ है, लेकिन हमें ये $30-32 बिलियन का जो फिगर है ना इसको ऊपर हमें लेके जाना होगा। हमें $50 बिलियन फिर $100 बिलियन पे जाना है, तभी हमारे मसाइल होंगे। और साथ साथ फिर इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में आनी चाहिए। आप टैक्सेस का इशू कर रहे थे, आप जिक्र कर रहे थे, तो टैक्सेस के इशू के ऊपर भी देखिए हम ओवर एम्बिशियस टारगेट रख लेते हैं IMF के प्रेशर पर। पिछले साल 12,970 अरब रुपए टैक्स का हदफ रख लिया। हमें शुरू से ही पता था कि ये मुश्किल होगा FPR के लिए कलेक्ट करना, क्योंकि मुल्क के अंदर इतनी जान नहीं है, इतनी इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है। तो उसको सारा साल ही कहा गया जनाब हम अचीव करेंगे, लेकिन फिर उसको रिवाइज कर दिया गया और उसको 12,330 अरब रुपए कर दिया गया। वो भी अचीव होता नजर नहीं आ रहा। उसमें भी पहले आप देखें कि 11 माह के अंदर तकरीबन 1 ट्रिलियन रुपीज से ज्यादा का शॉर्टफॉल है, और अगर मई का महीना देखें उसमें 200 बिलियन से ज्यादा का शॉर्टफॉल आ रहा है। तो FPR को काफी मुश्किलात का सामना है। अब अगले साल के लिए फिर वही मिस्टेक रिपीट करने की कोशिश हो रही है, क्योंकि IMF ये कह रहा है कि आप टैक्स रेवेन्यू का जो हदफ है वो ज्यादा रखें, अपने अखराजात कम करें। तो 14,000 अरब रुपए से ज्यादा का टैक्स रेवेन्यू हदफ रखने की कोशिश की जा रही है और इसके लिए मुज़ाकरात चल रहे हैं। अब IMF ये कह रहा है कि वो किसी भी सेक्टर को रिलीफ देने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन उसने कंडीशन साथ ही ऐड की है कि आपने अगर सैलरीड क्लास को रिलीफ देना है, आपने अगर कारपोरेट सेक्टर को रिलीफ देना है, या दीगर सेक्टर जो डिमांड कर रहे हैं जनाब हमारे ऊपर टैक्सेस का बोझ ज्यादा है उसको कम करें, तो IMF हुकूमत से कह रहा है कि आप फिर अल्टरनेट जो प्लान हैं जो आपके रेवेन्यू के, पहले वो हमसे शेयर करें कि आप जो रिलीफ देंगे उसके अल्टरनेट आपके पास रेवेन्यू मैयस कहाँ से आएंगे। तो अब सारा इशू भी है, क्योंकि आपको मालूम है कि रवायती तौर पर हमारे यहाँ पाकिस्तान के अंदर पिछले कई सालों से 3 बड़े एक्सपेंडिचर्स हैं जिनकी वजह से हमारा बजट काफी ज्यादा डिस्टर्ब हो रहा है। सबसे बड़ा जो एलिमेंट है इसके अंदर वो डेट सर्विसिंग का है। तकरीबन 10,000 अरब रुपए इस माली साल हमने डेट सर्विसिंग के लिए रखे थे। अगले साल कुछ इसमें कमी आ रही है क्योंकि पॉलिसी रेट 22% से कम होके 11% पे आ चुकी है। अगले साल वो 8.7 ट्रिलियन तक की डेट सर्विसिंग होगी। इसके बाद डिफेंस के ऊपर हमारे एक्सपेंडिचर्स होते हैं, फिर गवर्नमेंट के अपने डे टू डे अफेयर्स, सिविल गवर्नमेंट चलाने के लिए, फिर पेंशन के अखराजात,
और फिर अगर कुछ बच जाता है तो वो जनाब हम डेवलपमेंट के लिए खर्च करते हैं। 1100 अरब रुपए इस साल रखे गए थे, लेकिन पहले 10 माह में इससे निस्फ भी खर्च नहीं हुए। अगले साल के लिए भी 1000 अरब रखने की तजवीज है, लेकिन उसमें भी मुख्तलिफ जो मिनिस्ट्रीज हैं, जो डिविजन हैं, वो इतराज कर रही हैं कि हमारे बहुत सारे मंसूबे जो हैं वो कट कर दिए गए हैं। तो बजट बनाना हुकूमत के लिए काफी मुश्किल है। IMF प्रोग्राम के अंदर रहते हुए आपको बहुत सारी कंडीशनैलिटीज हैं IMF की, वो आपको मीट करनी है, क्योंकि रवायती तौर पर रिटेल, होलसेल सेक्टर, इसके अलावा रियल एस्टेट सेक्टर और बाकी कुछ सेक्टर्स हैं जिनको आप टैक्स नेट में नहीं ला सके। आज आके तनख्वाहदार तबका है, फिर कॉर्पोरेट सेक्टर है जिनके ऊपर आपने टैक्सेस आयद किए हुए हैं, फिर आप उनसे सुपर टैक्स भी ले रहे हैं, फिर इजाफी सरचार्ज भी ले रहे हैं। तो बाद सेक्टर्स जिनके ऊपर 50% इनकम टैक्स है, और सैलरीड क्लास से आप बहुत ज्यादा टैक्सेस कलेक्ट कर रहे हैं। इस साल भी 10 माह में 437 अरब रुपए से ज्यादा आपने कलेक्ट किए हैं, जो पिछले साल से 50%। तो सैलरीड क्लास हुकूमत से एक्सपेक्ट कर रही है इस दफा रिलीफ मिलेगा, लेकिन हुकूमत को उसका अल्टरनेट भी बताना पड़ेगा कि ये जो रिलीफ देना है 50 अरब रुपए से ज्यादा को कोई बन रहा है तो वो कहां से जनरेट करना है। तो ये इश्यूज हैं। IMF के साथ वर्चुअल मुज़ाकरात तो चल रहे हैं। 10 जून को बजट है, उससे पहले इकोनॉमिक सर्वे होगा, उससे पहले दीगर जो मीटिंग्स होंगी उसमें अप्रूवल का प्रोसेस होगा। अब प्राइम मिनिस्टर आके मीटिंग चेयर करेंगे, उसके अंदर कुछ वो डायरेक्शन देंगे किन शोबों को रिलीफ देना है। बहुत सारे सेक्टर डिमांड कर रहे हैं कि उनको रिलीफ दिया जाए। हुकूमत के पास जो कुशन है रिलीफ देने के लिए वो काफी कम है, काफी टाइट रोप पे हुकूमत चल रही है, काफ़ी कम है। और शकील साहब, अगर ऑब्वियसली वो आपने जैसे बात भी की, डायरेक्ट टैक्सेस इतने ज़्यादा हैं और उससे भी ज़्यादा इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं, वो अगर आपको कहीं से रिलीफ देंगे भी तो उन्होंने कहीं और से वो निकालना भी है जो वो आपको रिलीफ दे रहे हैं। कभी लेवी की सूरत में निकालेंगे, किसी और तरह निकालेंगे। तो मुझे रैशनली और रियलिस्टिकली बताएं, कोई इस तरह का एज सच रिलीफ एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम? देखिए, एक तो IMF ये कह रहा है कि आप जो इंपोर्ट स्टेज के ऊपर टैक्सेस हैं वो कम करें, आप जो इकोनॉमी है उसको ओपन करें। तो गाड़ियां जो हैं, खासतौर पर पुरानी गाड़ियां 5 साल पुरानी, उनकी हुकूमत इजाजत देने पर गौर कर रही है। इसके अलावा कुछ दीगर सेक्टर हैं जिनके ऊपर रिलीफ का इम्कान है। खासतौर पर सनती शोबे के लिए जो खाम माल इंपोर्ट किया जाता है उसके ऊपर आपको रिलीफ मिल सकता है। लेकिन साथ साथ मैयज भी हुकूमत लेना चाह रही है, नॉन टैक्स रेवेन्यू मैयज लेना चाह रही है। IMF ने कहा है कि क्योंकि हम $1.4 बिलियन का जो क्लाइमेट फाइनेंसिंग का RSF का प्रोग्राम है उसके अंदर भी आ चुके हैं, वो भी अप्रूव हो चुका है। तो अब हमें एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए भी टैक्सेस लगाने हैं। तो कार्बन टैक्स हुकूमत अगले वाले साल लगाने जा रही है। जो मैंने आज ही स्टोरी ब्रेक किया उसके अंदर ये है कि जो लेवी है वो जनाब सिर्फ 1 साल के लिए नहीं होगी, अगले 5 साल हुकूमत कलेक्ट करना चाह रही है। 3 रुपए से लेके 5 रुपए फी लीटर होगी, और वो जो ई-व्हीकल्स पॉलिसी है अगले 5 साल के लिए होगी, उसको प्रमोट करने के लिए, उस पर अमल करने के लिए वो पैसा इस्तेमाल होगा। 122 बिलियन रुपीस की बात हो रही है अगले 5 साल में। सालाना 24-25 अरब रुपए उससे एडिशनल हासिल होंगे। तो वो लोग जो पेट्रोल वाली या डीजल वाली गाड़ियां यूज कर रहे हैं उनको ये लेवी या टैक्स अदा करना होगा। इसके अलावा IMF ये भी कह रहा है जनाब कि आप जो बाकी जो सेक्टर्स हैं उनको भी टैक्स नेट के लेके आए, और खासतौर पर जो सेल्स टैक्स और इनकम टैक्स और ड्यूटीज के हवाले से जो आपने एग्जम्पशन दी हुई हैं, जो टैक्स एक्सपेंडिचर ट्रिलियन ऑफ रुपीस के, वो IMF कह रहा है कि उसको ड्रास्टिकली रिड्यूस करें। तो आपने बहुत सारे शोबों को जो एग्जम्पशन हैं वो खत्म करनी है, फिर रिलीफ भी अगर देना है तो उसका भी अल्टरनेट IMF को बताना है। तो मैयज है तकरीबन, ये कहा जा रहा है कि कोई 300-400 अरब रुपए के इजाफी मैयज होंगे। फिर कोर्ट के अंदर टैक्स के केसेस हैं, उस 720 अरब रुपए गवर्नमेंट का ये ख्याल है कि मजमूई तौर पर उससे कलेक्ट होंगे अगले माली साल और इस साल के 2 महीने मिला के। तो आपको मईशत को डॉक्यूमेंट भी करना है, उन शोबों को टैक्स नेट के अंदर भी लाना है, कोर्ट केसेस को भी स्पीड अप करना है ताकि वहां से भी रिकवरी हो, और साथ साथ आपने एडिशनल मेजर्स लेने हैं, और जो टैक्स का जो कवानीन है, जो कंप्लायंस रेट है, उसको भी इंक्रीज करना है। तो काफी मुश्किल टारगेट होगा। टाइम कम है हुकूमत के पास, लेकिन अब ये तमाम जो मेजर्स हैं वो लेने का वक्त आ गया है, क्योंकि IMF प्रोग्राम के अंदर रहते हुए आपकी छूट नहीं है। IMF आपको नेक्स्ट ट्रांच उसी वक्त जारी करेगा जब आप उसकी तमाम कंडीशनैलिटीज जो हैं उस पर अमल करेंगे। तो अब जो EFF प्रोग्राम के साथ साथ RSF प्रोग्राम है, तो दोनों तरफ हुकूमत पाकिस्तान को मैयज लेना होंगे, तभी जाके ये 37 माह का प्रोग्राम और उसके बाद 28 माह का जो क्लाइमेट फाइनेंसिंग का प्रोग्राम है वो मुकम्मल हो पाएगा। अच्छा, मुझे ये भी बताएं शकील साहब, ये सारे तो बड़े वैलिड पॉइंट्स हैं, लेकिन एक और चीज़ जो हम पिछले साल बैठे इसी स्टूडियो में बैठे, आप उधर बैठे थे, मैं इधर बैठा था, और तभी हमारी यही चर्चा चल रही थी कि बड़ा शोर चल रहा था, FBR डिजिटलाइज होने वाला है, अब भाई टैक्स चोरी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी सिंस एवरीथिंग वुड गेट डिजिटलाइज्ड। तभी शोर था, अभी भी शोर है। कुछ हुआ इस बारे में?
देखें, अनफॉर्चुनेटली उस पर उस तरह अमल नहीं हुआ जिस तरह होना चाहिए था। इस्लामाबाद के अंदर रहते हुए FBR की बिल्डिंग के पास अगर आप देखें, मुख्तलिफ कैंटीन है, मुख्तलिफ मार्केट्स है, वहां पे भी इलीगल जो सिगरेट्स हैं, जो स्मगल्ड सिगरेट, वो सेल हो रहे हैं। इसके अलावा पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम है, उसके अंदर अगरचे बेहतरी हुई है, पेशरफ हुई है, बहुत सारी जो आउटलेट है उसके अंदर कनेक्ट हो गई है FBR के साथ, लेकिन फेडरल कैपिटल के अंदर रहते हुए हम देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे फ्रेंचाइजीज हैं जो कि अभी तक FBR के साथ कनेक्ट नहीं हुए। अभी रिसेंटली एक हमें ब्रीफिंग दी गई, उसमें बताया कि जो है वो 5 लाख से बढ़ाकर 50 लाख किया जा रहा है, ताकि जो टियर 1 के रिटेलर्स हैं वो टैक्स नेट के अंदर आए। इसके अलावा जो ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम है, मुख्तलिफ शुगरों को टैक्स नेट के अंदर लाना था, टोबैको सेक्टर, शुगर सेक्टर, बेवरेजेस। तो टोबैको सेक्टर के अंदर भी 2-3 बड़ी कंपनियां हैं, वो तो कंप्लायंस कर रही हैं, लेकिन बहुत सारा इलीगल सिगरेट्स जो है वो पाकिस्तान के अंदर सेल हो रहा है। मुख्तलिफ इलाकों में आज़ाद कश्मीर के अंदर पैदावार हो रही है, वहां बनाया जा रहा है और उसके बाद उसको स्मगल किया जाता है। इसके अलावा इंटरनेशनल बॉर्डर्स के ऊपर बाहर से सिगरेट्स आ रहे हैं पाकिस्तान के अंदर। तो पाकिस्तान में टैक्स चोरी जो है, लीकेज है, वो कोई 7 ट्रिलियन अराउंड बताई जाती है FBR की जाने से हर साल, 7,000 अरब रुपए के करीब। तो इसको रोकने के लिए अब चेयरमैन FBR का ही कहना है कि हमारे पास अमला कम है, बॉर्डर्स के ऊपर हम कोशिश कर रहे हैं कि मजीद जो नफरी है वो डिप्लाई की जाए, कुछ चेक पोस्ट में इजाफी कस्टम्स की बनाई जा रही हैं। इसके अलावा शहरों के अंदर इस पे अमल किया जाएगा कंप्लायंस के ऊपर। तो हम अगले माली साल इसमें कुछ बेहतरी लाएंगे। लेकिन आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि कई साल हो गए हैं मईशत को डॉक्यूमेंट करने के हवाले से और टैक्स चोरी रोकने के लिए ये जो FBR को ट्रांसफॉर्म करना था, डिजिटलाइज करना था, उसमें पेशरफ हो रही है, लेकिन काफी स्लो पेस है। इसको तेज करना होगा हुकूमत पाकिस्तान को, ताकि लीकेज जो है टैक्स की वो कम हो, रेवेन्यू बढ़े, और उस रेवेन्यू बढ़ने के बाद मईशत के जो मुख्तलिफ सेक्टर्स हैं, खास तौर पर सैलरी क्लास है, उनको रिलीफ मिल सकता है। अदरवाइज हुकूमत को काफी मुश्किल होगा मैनेज करना रिलीफ मेजर्स के हवाले से। अदरवाइज काफ़ी मुश्किल होगा। शकील साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आज अपना कीमती वक्त देने का। मैं तो साहब, जैसे शकील साहब ने भी बताया, बार बार लगातार हर साल मैं बार मुझे ये फ्रेजेस यूज़ करने पा रहे हैं। हम हमेशा ये हमें पता है कि अनडॉक्यूमेंटेड हमारी जो इकॉनमी है वो हमारा बहुत बड़ा इशू रही है, अभी भी है। क्या स्टेप्स लिए गए हैं? और शकील भाई, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने का। इसमें देखें गजाल के ये जो स्टेप्स शकील साहब जिक्र कर रहे थे, ये बड़ा अच्छा, यदि उन्होंने बड़ा अच्छा एक्सप्लेन कर दिया कि किस तरह से पाकिस्तान के मसाइल है। 7 ट्रिलियन की टैक्स चोरी है। ये कई सालों से, जब मैं FBR की रिपोर्टिंग करता था तब भी यही था कि जी हमारा 6-7 हज़ार रुपये का टैक्स चोरी हो जाता है। तो चोरी हो जाता है तो FBR नहीं पकड़ना ना। अब FBR कहता है जी बॉर्डर्स के ऊपर, मिसाल के तौर पे अफगानिस्तान का जो बॉर्डर है उसके अंदर जो अंधाधुंध स्मगलिंग, यानी अब पाकिस्तान का आटा तक वहाँ बिकता है। उसकी मिसाल मैं आपको दूंगा, आप हैरान होंगे कि हमारी जो बॉर्डर एरिया अफगानिस्तान के साथ लगता है, तो वहाँ पे जो 200-300 फ्लोर मिलें लगी हुई थी बॉर्डर के, बिल्कुल बॉर्डर के ऊपर। वो पॉपुलेशन से कई हज़ार गुना ज़्यादा की कैपेसिटी की मिलें थी। तो वो वहाँ पे क्या कर रही थी, तो वो सारा वहाँ आटा बनता था और आसानी से वहाँ पे बॉर्डर क्रॉस करता था। अब बात ये है कि जो कह रहे थे कि ये, वो कहते हैं कि ये तनख्वाहदार तबके को रिलीफ देनी है, तो IMF कहता है कि वो फिर तुम ऐसे करो कि ठीक है, इनको रिलीफ दे दो, तो जो पेंशनर्स हैं बड़े वाले, जिनकी 1,00,000, 1.5 लाख, 2 लाख पेंशन है, तो उसके ऊपर फिर टैक्स लगा दें, जो उधर देना इनसे ले लें। ये एक बात जो मैं आपको ये खबर बता रहा हूँ ना, कि वो ये बात करती है कि ठीक है आप दे लें तो उधर से ले लें। दूसरा ये कि जो आपने सवाल किया था कि ये किस तरह से होगा, ये सारा का सारा काम FBR के ज़िम्मे नहीं है। कुछ काम पाकिस्तान की सोसाइटी को खुद भी करना है। यानी पाकिस्तान के मुआशरे ने कोई काम नहीं करना, सारा कुछ डंडे से ही होना है। कुछ नहीं सीखना हमने दुनिया से, कि दुनिया के अंदर 30%, 28%, 22% ऑफ द GDP टैक्स कलेक्शन है, शेयर है GDP का, और पाकिस्तान 9-10% से आगे नहीं बढ़ रहा। हम कब होगा, किस तरह से होगा? और मैं समझता हूँ ये जो मुकद्दस गाय मैंने 2 आपको बताई हैं, बिल्कुल, ये ताजर, परचून फरोश और होलसेलर, एक और ये एग्रीकल्चर, रियल स्टेट वाली भी। और रियल स्टेट देखे, पता क्या, रियल स्टेट फ्लक्चुएशन चलती रहती है, उनको तो लगे हुए हैं टैक्स, वो तो टैक्सों के, लेकिन जिस तरह लगे हुए हैं वो भी काफी बड़ा मसला है। वो ठीक है यार, वो मेरी बात सुने, आप अपने इलाके में चले जाएं, आप देखें कितने लोगों ने वहाँ पर रियल स्टेट का काम किया, कितने लोगों ने मकान खरीदा है, कौन बना रहा है? हज़ारों में कोई एक आध होता है जो मकान बना रहा होता है या सेल परचेज कर रहा होता है। इसका जितना बड़ा उसका सेक्टर नहीं है। जो परचून का मैं आपको 9,000 अरब का सेक्टर है, बिल्कुल है। एग्रीकल्चर में आप 9,600 अरब का सेक्टर है, उसके अंदर आप कहीं खामोशी, और इधर से आप कहेंगे नीचे से पकड़ो इनको, पकड़ो इनको, ये गलत बात। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट के पास
डेवलपमेंट को देखिए, शकील बता रहा जिस तरह कि 1100 अरब का बजट है तो आधे भी नहीं खर्च हुए, तो ये इतने ही रहने हैं। अब 1 महीना तो रह गया सारा, रिलीज उन्होंने 900 अरब किया हुआ है। ये 2 तरह का मैकेनिज्म होता है, एक होता है कि जो प्लानिंग कमीशन होता है, जो मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग होती है, वो पैसे रिलीज कर देती है। आगे मिनिस्ट्रीज जो होती हैं उन्होंने इसको खर्चा करना होता है, तो वो खर्चा करने वाले जो हैं वो कहते हैं कि हमने 1100 में से ये जो 900 रिलीज़ हुआ उसमें 450-500 अरब हमने कभी खर्च किया है, बाकी 400-500 पड़ा है। एक और जो सबसे बड़ी बात है ना, देखिए इस वक्त पाकिस्तान का मैकेनिज्म आप समझे, जनाब मुशर्रफ ने जब NFC अवार्ड दिया था ना 7वां शायद, तो उसके अंदर मेजर शेयर जो था वो सूबों को शिफ्ट हो गया। यानी पाकिस्तान का जो टोटल टैक्स कलेक्शन होगी उसका 60% तो सूबों को चला जाएगा और वफाक हो जाता है अब ऊपर जाके फ़कीर। यानी 85-100 अरब रुपए का उनको जो है वो खसारा होगा, वो शॉर्टफॉल उनको चाहिए, जो मसलन के ये सारा मिला जुला के मैं बात कर रहा हूँ। तो ये जो 85-100 अरब रुपए है वो तो पैसे मांग मांग के कर्जा ले ले के गवर्नमेंट चल रही है, तनख्वाहें, सैलरी, पेंशन, हर शय कर्ज़ों पे चल रही है। लेकिन आप सिंध और पंजाब की सूरत हाल देखें तो उनके पास तकरीबन 900 अरब रुपए इस वक्त सरप्लस पड़ा हुआ है। ऐसे ही है, प्राइमरी सरप्लस से कहते हैं। तो ये प्राइमरी, अब सूबे अमीर हैं, वफाक गरीब है। अब ये काम तो नहीं चलना ना, NFC को आपको रिवाइज करना पड़ेगा हालात को देखते हुए। और दूसरा एक और बात भी है कि डेवलपमेंट के अंदर आप ये जो मैं कह रहा हूँ 900 अरब की सड़कें यार, ये कोई यानी क्या ज़रूरत क्या है, उसके मुकाबले में आप रेलवे को डेवलप करें। रेल को डेवलप करें, वो आपका खर्चा, एक इंजन होता है पीछे 60 बोगियाँ खींच के ले जाता है, वो हर जो है आप अगर ऑयल टैंकर की बात करें, कहाँ कराची से चलते हैं, वो पूरी सड़क भी तोड़ते हैं और फिर उतना पेट्रोल भी चलाते हैं। जब वो उसको मूव कर रहे होते हैं, ट्रांसपोर्टेशन हो रही होती है, तो उसके अपने अंदर भी तो पेट्रोल चलता है ना। तो ये सारा, और ये सारा पेट्रोल कौन सा है, जो डॉलरों से आता है। बिल्कुल, ये डॉलर असल में हम सोना जला रहे हैं, सोने को पिघला के हम अपनी गाड़ी चलाते हैं। तो ये काम आपको सोचने, ये माशरे के सोचने के काम, माशरे के सोचने वाले काम है। जैसे हमारी भी बड़ी मशहूर कहावतें चलती आ रही हैं कि भाई इनको बड़ा पसंद है सड़कें बनाना, फिर 2 महीने के बाद सोचने कि इसमें ये वाली पाइपलाइन डलनी है, फिर उसको तोड़ना, फिर कुछ और प्रोजेक्ट याद आ गया, फिर उसको तोड़ के बनाना। खैर, गवर्नमेंट की तो जिम्मेदारी है ही है, जितने भी अथॉरिटीज़ हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, उनकी तो जिम्मेदारी है ही है, लेकिन मुआशरे की भी जिम्मेदारी है। जैसे महतू साहब ने कहा, हम कब रियलाइज करेंगे कि कहाँ कहाँ हमारी शॉर्ट कमिंग्स हैं। दिस वॉज इट फ्रॉम टुडेज ट्रांसमिशन। आपसे मुलाकात होंगी द नेक्स्ट एपिसोड। महतू साहब, वंस अगेन बहुत बहुत शुक्रिया आज हमें वक्त देने का। आप लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया आज की लाइव ट्रांसमिशन देखने का। विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। अल्लाह हाफिज़।